हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बॉइंट फोर्स पर। तो बॉइंट फोर्स का हम लोग मतलब समझे थे, दो तरीके से बॉइंट फोर्स लिखा जा सकता है, या तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का रिजल्टेंट। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक कंटेनर है, उसमें ये हेमिस्फीयर को एक स्ट्रिंग के सहारे लटका दिया है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस है r, वाटर लेवल का इस जगह से हाइट है h, लिक्विड का डेंसिटी है रो। फाइंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स on the curved surface of the hemisphere। हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस पर ये वाला जो पोर्शन है, इस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं। पहले एक डायरेक्ट अप्रोच के बारे में समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको सोच सकते हैं। ये जो कर्व सरफेस है, इस पर चारों तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लिक्विड का जो भी प्रेशर है, प्रेशर की वजह से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहा है। इधर से जैसा लग रहा होगा, इधर से भी वैसा। तो ये जो ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे जो फोर्स लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल होने वाला है, इन सब का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो पक्का है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। तो कर्व सरफेस पर जो भी फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल आउट होकर नेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। अब यहां पर कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस कर्व सरफेस पर जब हम फोर्स लिखना चाहेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया करके लिखेंगे। दो प्रॉब्लम है। एक तो हर जगह का प्रेशर अलग अलग है, हर जगह का यहां से हाइट अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग है, तो हर छोटे से एलिमेंट पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। और फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हर एलिमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। इसके पहले तक क्या होता था ना, हम लोग फ्लैट सरफेस पर फोर्स लिखते थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस होता था, सीधा प्रेशर इनटू एरिया। हर जगह पर प्रेशर का वैल्यू सेम है, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स कर दी, और फोर्स का डायरेक्शन भी हर जगह सेम है। मतलब जैसे मान लो इस फ्लैट सरफेस पे लिखना होता, बहुत आसान काम है। हर जगह का प्रेशर सेम है और हर जगह जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो इस पे फोर्स लिखना होता तो बहुत आसान काम है, प्रेशर इनटू एरिया। यहां पर प्रेशर भी हर पॉइंट पर अलग अलग है और फोर्स का डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होने वाला है। लेकिन हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। हम लोग बिना बहुत भारी कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि कर्व सरफेस कितना फोर्स लगा रहा होगा।
देखो ये जो अपना हेमिस्फीयर है, और हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, बॉयंसी के इंटरप्रिटेशन से। बॉयंसी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो ये जो अपना हेमिस्फीयर है, ये ऊपर से जो पूरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आ रहा है, सपोज ये पूरे को कलेक्ट करके हम बोल दिए F1, यहाँ बॉटम से जो लग रहा है F2, तो ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो अपर सरफेस पे लग रहा है उसका रिजल्टेंट F1 और बॉटम सरफेस पे F2। तो बाय डेफिनेशन बॉयंसी क्या चीज है, बॉयंसी है F2 माइनस F1। हमको F1 कैलकुलेट करना है, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 माइनस बॉयंसी। F2 भी हम लोग को लिखना आता है और बॉयंसी भी लिखना आता है। F2 का वैल्यू, यहां जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां का प्रेशर कितना, रो जी एच प्लस आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h प्लस आर है, तो रो जी एच प्लस आर इंटू एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, माइनस बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है 2/3 पाई आर क्यूब, तो रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये आ गया F1 का वैल्यू। तो बॉयंसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट भी है और बॉयंसी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का रिजल्टेंट भी है। दोनों इंटरप्रिटेशन को यूज करके हम लोग ये अपना काम जो है बहुत आसानी से निपटा दिए। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो एक लिक्विड में एक ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक का टोटल लेंथ L, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, ब्लॉक का डेंसिटी रो। तो ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम, या जस्ट ब्लॉक इज फ्लोटिंग। फाइंड length of the block submerged in the liquid। इस ब्लॉक का कितना लेंथ लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लॉक यहां फ्लोट कर रहा है, इस पर नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग जितना भी फोर्सेस लग रहा है सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 कर देंगे। तो ब्लॉक के एफबीडी में अगर देखें तो यहां पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो इसका वेट और ऊपर लग रहा है बॉयंसी। तो सीधा सीधा यहां वेट इक्वल्स टू बॉयंसी कर देना है। सपोज ये एक्स लेंथ सबमर्ज्ड है, वेट इक्वल टू बॉयंसी, तो वेट हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी, m इंटू जी, तो मास कितना होगा, रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी। ये तो गया वेट ऑफ द ब्लॉक, इक्वल टू बॉयंसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो सिग्मा इंटू ए इंटू एक्स, इतने पार्ट का वॉल्यूम सिग्मा ए इंटू एक्स, मतलब वॉल्यूम तो हो जाएगा ए इंटू एक्स,
इंटू सिग्मा कर दिए तो मास इंटू जी। तो ये डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, ये पूरे ब्लॉक का वेट। तो वेट इक्वल्स टू बॉयंसी कर दिए तो ये ए कैंसिल और जी कैंसिल। यहाँ से x का वैल्यू आ गया अपने पास, x इज इक्वल्स टू रो एल बाई सिग्मा। इतना लेंथ यहाँ पर सबमर्ज्ड रहेगा। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, लिखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, अ कॉइन ऑफ mass m is placed on the top of the block so that block is just submerged. Find वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू बताना है कितना होगा। इसके ऊपर एक कॉइन रखा गया और ये जस्ट सबमर्ज कर गया। तो जस्ट सबमर्ज का मतलब ये है ये कॉइन रखा गया और ये जस्ट सबमर्ज मतलब जो इसका टॉप सरफेस है जस्ट पानी के अंदर चला गया। अच्छा, जस्ट सबमर्ज्ड बोला जाए और जस्ट फ्लोट बोला जाए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है ना। कई बार टर्म यूज करेगा कि जस्ट फ्लोट्स, अ ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स, मतलब ये पूरा अंदर है, या जस्ट सबमर्ज्ड, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। तो अब ये पूरा का पूरा एल लेंथ अंदर डूब चुका है। तो मास ऑफ द कॉइन निकालना है। फिर से वेट इक्वल्स टू बॉयंसी। अब इस बार वेट में कॉइन का वेट प्लस ब्लॉक का वेट। कॉइन का वेट हो गया mg, ब्लॉक का वेट हो जाएगा रो इंटू ए एल जी इक्वल्स टू बॉयंसी। बॉयंसी सिग्मा इंटू ए इंटू एल इंटू जी। पूरा का पूरा डूब चुका है तो ये g कैंसिल। m का वैल्यू मिल गया यहां से सिग्मा माइनस रो इंटू ए इंटू एल। इतना मास का कॉइन ऊपर रखना पड़ेगा जिससे कि ये ब्लॉक जस्ट सबमर्ज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बॉल है, एक स्ट्रिंग से यहाँ पे बॉटम से बंधा हुआ है, एक फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है। ये इस बॉल का जो मास है वो m है और इसका डेंसिटी रो है। लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है। रो इज लेस देन सिग्मा।
इसका डेंसिटी इसके डेंसिटी से कम है। तो कोई भी चीज़ फ्लोट कब करता है? जब जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होगा तो फ्लोट करता है, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाता है। तो यहाँ पर रो इज लेस देन सिग्मा, इसका डेंसिटी कम है। कम है तो क्या हो रहा होगा, है ना? अभी हम लोग क्वेश्चन का बिल्ट समझ रहे हैं क्या है। अगर ये कम है तो इसको अगर छोड़ दिया जाता ना तो ये भाग के ऊपर जाकर फ्लोट कर रहा होता, यहाँ होता ये। लेकिन इसको जबरदस्ती एक रस्सी से बांधे हुए है, तो ये ऊपर भागना चाह रहा है, रस्सी इसको रोके हुए है, रस्सी में टेंशन है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसके एफबीडी में क्या क्या दिख रहा है। एक तो नीचे की तरफ टेंशन टी, ये रस्सी का टेंशन टी हो गया, इसका वेट mg, और ऊपर की तरफ लिक्विड से लगने वाला बॉयंसी। ये फ्लोट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, जस्ट यहाँ पे रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। एफ बी माइनस टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg, नहीं, टेंशन का वैल्यू आ गया b माइनस mg के बराबर। बॉयंसी कितना हो जाएगा? बॉयंसी हो जाएगा इसका डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम v है, तो सिग्मा vg, और mg तो mg है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो देखो इसका मास हम लोग को दिया हुआ है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम की जगह हम लोग m बाई रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेंशन का वैल्यू हो गया सिग्मा m बाई रो इंटू जी माइनस एम जी। तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी सिग्मा बाई रो माइनस 1। ये आ गया रस्सी में टेंशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग याद रखेंगे। एक आइस ब्लॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है। आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, मतलब वाटर का डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर सीसी होता है और आइस का डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होता है। तो आइस जो है वो वाटर में फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम एक सिस्टम लिए, एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और एक आइस ब्लॉक इसमें फ्लोट कर रहा है। ये आइस हो गया एंड दिस इज वाटर। सवाल ये है कि जब ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो कंटेनर में जो वाटर का लेवल है, कंटेनर में वाटर यहां तक है, इस साइड तक, तो आइस जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तो वाटर के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? What happens to the water level in the container when ice completely melts? जब ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो समझते हैं। देखो, जब
आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा तो इसका डेंसिटी बढ़ने वाला है, ठीक है। पानी से आइस बना तो डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया तो वॉल्यूम फैल गया। अब जब वापस आइस से वाटर बनेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी आइस इतना वॉल्यूम है, मेल्ट होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझना हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 3 ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, क्या कि लेवल इंक्रीज करेगा, लेवल डिक्रीज करेगा, या लेवल सेम रहेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। जब आइस मेल्ट होगा तो इसका वॉल्यूम कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगा, मास तो उतना ही रहेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अभी ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक है। अगर आइस कॉन्ट्रैक्ट होकर इतने वॉल्यूम से, ये जो गैप यहां पे क्रिएट कर रखा है आइस, इतने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम पानी बनता है इसके मेल्ट होने पर, तो लेवल बढ़ जाएगा। अगर आइस मेल्ट होकर इस वॉल्यूम से कम वॉल्यूम बनाता है तो लेवल डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आइस मेल्ट होकर एग्जैक्टली इतना वॉल्यूम वाटर बन जाता है तो एग्जैक्टली इस गैप में फिल हो जाएगा और लेवल चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। अब डेटा हम लोग अपने हिसाब से, डेटा क्या वेरिएबल्स मानते हुए चलते हैं। वाटर का डेंसिटी रो डब्ल्यू ले लेते हैं, आइस का डेंसिटी रो आई ले लेते हैं, इसका लेंथ L, सबमर्ज लेंथ X, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये सब हम लोग मान लिए। अब जब ये फ्लोट कर रहा है तो वेट इक्वल्स टू बॉयंसी। एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग वेट इक्वल्स टू बॉयंसी। तो इस आइस क्यूब का वेट कितना है? तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू ए इंटू एल इंटू जी। बॉयंसी कितना है? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी। तो यहां से अपने पास आया रो आई इंटू एल इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इंटू एक्स। ये रिलेशन आ गया यहां से। अब जब ये आइस मेल्ट होगा, ठीक है, तो इससे बनेगा वाटर। तो हम देखते हैं कि मेल्ट होने से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म होने वाला है। पहले तो मास ऑफ आइस कितना है? तो मास ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रो आई इंटू ए इंटू एल। इतना आइस का मास है तो इतना ही वाटर का मास भी फॉर्म होगा। उसके मेल्ट होने से मास तो कंजर्व रहना है ना, जितना मास आइस का मेल्ट हुआ उतना ही मास वाटर का फॉर्म हुआ। तो मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यही जितना आइस मेल्ट हुआ मास, उतना ही मास वाटर का फॉर्म हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। तो कितना वॉल्यूम बनेगा? तो मास अपॉन डेंसिटी। वाटर का मास कितना फॉर्म हुआ? वाटर का मास फॉर्म हुआ रो आई इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना वॉल्यूम वाटर का फॉर्म हुआ। अब देख लेते हैं ये कितना है। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां से देखो रो आई इंटू एल इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इंटू एक्स। तो रो आई इंटू एल, इसको ऐसा लिख लिया रो आई इंटू एल इंटू ए बाई डब्ल्यू, और रो आई इंटू एल इज रो डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये रो डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू ए अपॉन रो डब्ल्यू। तो ये रो डब्ल्यू तो समाप्त।
और इसका वैल्यू आ गया AX। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस इज AX एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइड क्रिएटेड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब ये आइस जो है ये कितना यहां पे सबमर्ज कर रखा था, देखो कितना वॉइड क्रिएटेड था, A इंटू एक्स। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, जितना यहां से ये गैप है, जितना आइस वाटर डिस्प्लेस कर रखा है वो AX है, और ये आइस मेल्ट होकर एग्जैक्टली AX बन रहा है। ठीक है, तो आइस के मेल्ट होने से एग्जैक्टली AX वॉल्यूम बना, और ये AX वॉल्यूम इतना ही है, एग्जैक्टली ये मेल्ट होकर यहां जाके फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा मतलब लेवल ऑफ द वाटर विल नॉट चेंज। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड वो भी AX है, ये एग्जैक्टली फिट हो गया, सो लेवल ऑफ वाटर विल नॉट चेंज। तो जब भी आइस अगर वाटर में फ्लोट कर रहा है तो आइस के मेल्ट होने से वाटर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात हम लोग अब ध्यान रखेंगे, कभी भी आएगा तो डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। हेडिंग डालते हैं, बॉयंसी इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अगर लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है, फ्लूइड अपना एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें हम लोग बॉयंसी का वेरिएशन देखेंगे। उसमें एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में बॉयंसी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। बॉयंसी इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड तो डालते हैं हेडिंग, buoyant force in accelerating fluid। तीन केस हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस, अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर लिक्विड अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है